मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आज में तृतीय अध्याय का स्वाध्याय करते हुए जम्बूद्वीप के अंदर रहने वाले विधेय आदि क्षेत्रों की भी जानकारी के लिए यहाँ पर आगे का सूत्र आ रहा है। विदेहेषु संख्येय कालाः, विधेय क्षेत्रों में संख्यात काल होते हैं। यह इस सूत्र का सामान्य अर्थ है। विदेहेषु ऐसा यह बहुवचन में लिखा है। इससे एक विधेय नहीं अनेक विधेयों की यहाँ पर बात कही गई है, ऐसा समझना। ये आपको बताया जा चुका है कि एक सुमेरु पर्वत के इर्द गिर्द पूर्व पश्चिम दिशाओं में, पूर्व पश्चिम दिशाओं के भी ऊपर और निचले भागों को जोड़ करके 32 विधेय क्षेत्र हो जाते हैं। और उन सब विधेय क्षेत्रों के अलावा भी धात्कीखंड द्वीप में भी विधेय होते हैं। और आगे जब बताया जाएगा आपको पुष्करार्ध द्वीप, उसमें भी विधेय होते हैं। इन सब विधेयों में जो भी मनुष्य रहते हैं, उन विदेहों में रहने वाले मनुष्यों की जो आयु है वो यहाँ पर एक तरह से संख्यात काल के रूप में बताई गई है। विदेह क्षेत्र में मनुष्यों की आयु जो होती है वो संख्यात वर्ष की होती है या संख्यात संख्या में ही होती है, ऐसा जानना चाहिए। असंख्यात की आयु नहीं होती। जो ऊपर बताया गया 1, 2, 3 पल्योपम जैसे भोग भूमि में आयु बताई है, वैसे आयु विदेह क्षेत्र में नहीं होती। संख्यात आयु वाले ही मनुष्य होते हैं। लेकिन वह संख्यात की संख्या कितनी होती है? तो वह बहुत बड़ी संख्या है, जिसे कहा जाता है एक पूर्व कोटि। क्या बोलते हैं? ये शब्द कई बार आता है। पूर्व का मतलब क्या होता है? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। क्या कहलाता है? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। और 84 लाख पूर्वांग का ही एक पूर्व होता है। मतलब क्या हुआ? 84 लाख में 84 लाख को आप गुणा करेंगे तो एक पूर्व कोटि की संख्या आ जाएगी। एक पूर्व की संख्या आएगी। एक अभी पूर्वी तो निकला। अब करोड़ के लिए आपको करोड़ में जितनी डिजिट होती हैं वो और उसमें लगानी पड़ेंगी, तो वह एक पूर्व कोटि कहलाएगा। तो इस तरह से जब आप गुणा करके देखोगे तो 84 में 84 का गुणा तो किया ही जा सकता है। वो लगभग आएगा 7056, है ना। और फिर उस पर ये सब 0 0 0 0 लगाते चले जाओगे तो वो कुल मिलाकर के कहलाएगा 70 लाख करोड़। और फिर उससे आगे जोड़ोगे तो 56,000 करोड़। 70 लाख करोड़ और 56,000 करोड़ बराबर एक कोटि हो जाती है, ऐसा समझ लेना। विदेह क्षेत्रों में जो मनुष्य रहते हैं वहाँ पर कर्म भूमि की चर्चा है। तो कर्म भूमि में रहने वाले मनुष्यों के लिए और वहाँ के त्रियंच आदि के लिए भी, और उन विदेह क्षेत्र में जो वातावरण है उसके बारे में भी आपको जानकारी के लिए इतना ही जानना है कि वहाँ पर हमेशा चतुर्थ काल ही चलता है।
है ना। और चतुर्थ काल की तरह ही बस वहाँ पर परिवर्तन होता है, प्रारंभ से अंत का इस तरह का परिवर्तन चतुर्थ काल के अंदर जैसे होता है वैसे ही वहाँ पर बताया गया है। अब अवसर्पणी उत्सर्पणी कालों में जो 6 काल बताए गए हैं उसके अनुसार आपने सब जगह कालों की व्यवस्था तो समझ ही ली है। आपसे अगर पूछा जाए कि कहाँ पर कौन सा काल चलता है तो आप आराम से अब बता पाओगे? भरत क्षेत्र में कितने काल चलते हैं? भरत क्षेत्र में कितने काल? 6 काल। ऐरावत क्षेत्र में 6 काल, है ना। अब आपसे हम क्षेत्र के बारे में भी पूछ सकते हैं कि जैसे हेमवत क्षेत्र में कौन सा काल चलता है? भोग भूमि में भी कौन सा काल है? नहीं, भोग भूमि में जगन्य मध्यम उत्कृष्ट कौन सा, तो ये बताना पड़ेगा ना। जगन्य भोग भूमि का काल है ना, समझ आ रहा है ना। देव कुरु उत्तर कुरु में कौन सा काल? उत्कृष्ट भोग भूमि का काल। और रम्यक क्षेत्र में कौन सा काल? हाँ, मध्यम भोग भूमि का काल रम्यक क्षेत्र में, है ना। हैरण्यवत क्षेत्र में जघन्य भोग भूमि का काल, है ना। मिलेक्ष खंड में, मिलेक्ष खंड जो 5 मिलेक्ष खंड होते हैं उनमें कौन सा काल? तो उनमें चौथा काल, है ना। इन कालों के नाम भी आने चाहिए। चौथे काल का नाम क्या है? दुक्मा सुखमा। तो इस तरह से भी आप कालों के नाम बता सकते हो, है ना। और इस तरह से बताओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हेमवत क्षेत्र है तो वहाँ पर कौन सा काल चल रहा है? अब काल के नाम के अनुसार बताओ। सुखमा दुखमा, ये मतलब अब आप सही समझ गए हो। ठीक है। और हरि क्षेत्र है तो उसमें कौन सा काल चल रहा है? केवल सुखमा। तो इससे मतलब कि मध्यम भोगभूमि का काल। इन 6 कालों में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई काल चल रहा होगा। विजयार्थ पर्वत पर कौन सा काल चलता है? इन 6 में से कोई नाम बताओ। दुखमा सुखमा, वो भी चौथा काल है, उसका नाम क्या है? दुखमा सुखमा, है ना। तो इस तरह से अन्यत्र भी ये बताया गया है कि यहाँ जो अपने मध्यलोक में जो भूमियाँ हैं इनमें तो काल होते ही हैं, कहीं कहीं नरक और स्वर्गों में भी एक तरह से काल का विभाजन मतलब इन्हीं के आधार पर किया गया है। अगर उसे हम भोग भूमि का रूप न देखें तो नरकों में काल जो है एक तरह से ऐसा समझ लो दुखमा दुखमा काल, और स्वर्गों में या देवों में सुखमा सुखमा काल, ये भी समझा जा सकता है। तो कहीं पर भी अब आपसे कोई काल पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। ये तो व्यवस्था आपने अभी सीखी जम्बूद्वीप की, और जम्बूद्वीप की तरह ही जो क्षेत्र हैं भरत ऐरावत आदि वो धातकी खंड आदि में भी होते हैं, उनमें भी इसी तरह से काल का परिवर्तन रहेगा और काल की व्यवस्था रहेगी। थोड़ा सा उन 2.5 द्वीप के बारे में जानने के लिए आपको आज फिर एक मैप देखना होगा जिसके माध्यम से आपको थोड़ा सा 2.5 द्वीप के बारे में सही समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं पहले। भरतस्य विस्कंबो जम्बू द्वीपस्य 90 शतभाग। यहाँ पर एक सूत्र आ रहा है जिसमें भरत माने भरत क्षेत्र का, विस्कंब माने विस्तार बताया गया है जम्बू द्वीप के। 90 शत माने 190 भाग होते हैं। यानी पहले जो हमने ऊपर के सूत्र में बताया था कि भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 526 से ही 6/19 योजन है। तो ये समझ में आया आपको कि नहीं आया? 526 योजन तो ठीक है, 6/19 समझ नहीं आता कई लोगों को। मतलब यह है कि एक योजन के अगर हम 19 भाग करते हैं तो उसमें से 6 भाग बराबर ही और उसमें ऐड कर लेना, तो ये कहलाता है 6/19।
इसे 3/4 नहीं बोलते, 3/4। 3/4 का मतलब क्या हुआ? अगर हम किसी भी चीज़ के 4 हिस्से करें तो उसके 3 भाग उसमें जोड़ लो, मिला लो, तो 3/4 हो गया। तो इतना तो सब लोग जानते ही हैं। तो उसी हिसाब से 526 सही 6/19 योजन ये भरत क्षेत्र की जो है एक्यूरेट उसका माप है ना। अब उसी को यहाँ पर एक दूसरे ढंग से बताया जा रहा है कि भरत क्षेत्र का जो विस्कंभ होता है जम्बू द्वीप का, वह 190वां भाग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 526 से ही 6/19 योजन बराबर अगर हम पूरे जम्बू द्वीप के हिस्से करें, है ना, हिस्से, तो कितने बनेंगे? 190 हिस्से बनेंगे, है ना। तो इतने हिस्सों में जो एक हिस्सा है वह एक हिस्सा किसका है? वो भरत क्षेत्र का है ना। ये गणित का तरीका है अलग अलग तरीके से, कि एक तो आपको उसकी माप बता दी कि वो उसकी लंबाई चौड़ाई या उसका विस्तार इतना है। अब ये बताया जा रहा है कि पूरा जो जम्बू द्वीप है उससे भरत क्षेत्र कितने पोर्शन में है, उसका कितना पोर्शन है। तो अगर हम उसके जम्बू द्वीप के अंदर बराबर बराबर भरत क्षेत्र के बराबर बराबर अगर उसके हिस्से करें तो 190 भाग बनेंगे, उनमें ये 190वां भाग ही भरत क्षेत्र का हिस्सा कहलाएगा, है ना। ये यहाँ पर 101 लाख योजन के इस तरीके से अगर हम गणित लगाते हैं तो वो 190वां भाग आएगा। इस तरह से ये विस्तार जान करके आगे अब आचार्य कहते हैं, अब ये जम्बू द्वीप से बाहर निकलते हैं, द्विर्धात की खंडे, है ना। अब धात की खंड में आपको पहुंचाते हैं कि दूसरा जो द्वीप है उसका नाम क्या है? धात की खंड द्वीप। अभी तक आप कहाँ थे? जम्बू द्वीप में। अब आपने छलांग लगा ली। छलांग क्यों लगा ली? क्योंकि बीच का आपने एक समुद्र था उसको भी लांग लिया। वो समुद्र कौन सा था? लवण समुद्र। फिर उसके बाद में आप पहुंचे दूसरे द्वीप में जिसका नाम है धात की खंड द्वीप। तो जैसे जम्बू द्वीप का नाम जम्बू वृक्ष के कारण से जम्बू द्वीप रखा गया या अनादि संज्ञा के कारण से रखा गया, वैसे ही इसके विषय में भी कहा जाता है। धातकी का वृक्ष होता है, वहाँ पर भी सुमेरु हैं, वहाँ पर भी देवकुरु हैं, उत्तर कुरु हैं। तो इसी व्यवस्था के अनुसार वहाँ पर भी जैसे यहाँ जम्बू द्वीप होता है विदेह में, वैसे ही वहाँ पर विदेह की जो भोग भूमि होगी ऊपर उत्तर कुरु वाली, उसमें जो है धातकी नाम का वृक्ष होता है। उसी से उपलक्षित होने के कारण से इस द्वीप का नाम भी धातकी खंड द्वीप रखा जाता है। और उस द्वीप का जो प्रधान जो अधिष्ठाता होता है वो भी धातकी द्वीप के नाम से ही वो देव होता है ना। वो सब जो वृक्षों के आश्रित रहते हैं, जैसे जम्बू वृक्ष है वैसे ही धातकी वृक्ष के आश्रित रहने वाला जो वहाँ का मुख्य देव होता है वो ये इसी नाम का कहलाता है। तो इसी नाम के कारण से इसका भी नाम धातकी खंड ऐसा जानना। और धातकी माने वैसे होता है आंवला, है ना। जो सबसे फायदेमंद चीज बताई जाती है ना, उसके ही नाम पर यह द्वीप का नाम पड़ा हुआ है। अब यहां आचार्य ने महाराज क्या कहते हैं कि द्विर माने केवल दोगुनी व्यवस्था है धातकी खंड द्वीप में। जो कुछ भी है वो सब क्या समझ लेना, अब आप जम्बू द्वीप से दोगुना दोगुना समझ लेना। जम्बू द्वीप में एक सुमेरु है ना, तो वहाँ 2 हो जाएंगे। यहाँ एक भरत क्षेत्र है, वहाँ 2 हो जाएंगे। यहाँ एक ऐरावत है तो वहाँ 2 हो जाएंगे। यहाँ एक हेमवत क्षेत्र है तो वहाँ, यहाँ एक हरिवर्ष क्षेत्र है तो वहाँ, यहाँ एक रम्यक है, यहाँ एक हिरण्यवत है तो वहाँ पर 2-2 हो जाएंगे। और जब क्षेत्र 2-2 हो गए तो उनके विभाजन करने वाले पर्वत भी वहाँ 2-2 हो गए, और पर्वतों पर रहने वाले कमल आदि भी डबल हो गए। लेकिन वो होते किस तरीके से हैं, ये एक व्यवस्था जानने के लिए आपको थोड़ा सा मैप बताता हूँ। ढाई द्वीप का विस्तार। तो इसमें ये क्या है, ये पहले नंबर का जम्बू द्वीप, इसमें मैं नंबर ही डाल दे रहा हूँ, जम्बू वम्बू नहीं लिख रहा। ये पहले नंबर का जम्बू द्वीप। फिर ये क्या हो गया, ये हो गया समुद्र, ठीक है, पानी भर दिया मैंने इसमें। फिर ये दूसरे नंबर का
धातकी खंड द्वीप, ठीक है। फिर इसके चारों ओर मैंने पानी भर दिया, है ना। ये कौन सा समुद्र हो गया? कालोदधी समुद्र, ठीक है। फिर इसके आगे ये आ गया पुष्करार्ध, तीसरे नंबर का द्वीप हो गया। यहां पर क्या था? ये क्या था? सुमेरु पर्वत था। ये बीचों बीच में था ना, जम्बू द्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत था। क्या करना है आपको? 5 सुमेरु पर्वत हमेशा आप जानते हो ना, तो कुछ नहीं करना, वो व्यवस्था ऐसी है। एक सुमेरु यहाँ होगा, एक सुमेरु यहाँ होगा, है ना। फिर ये एक सुमेरु यहाँ होगा और ये एक सुमेरु यहाँ होगा, ठीक है। मुख्य बात क्या है कि ये जो पर्वत हो गया, अब इसके नीचे भी इधर हम देखें दूसरा द्वीप जो धातकी खंड द्वीप है, तो इसके नीचे भी ये सब क्षेत्र हैं, है ना। और क्षेत्र और पर्वत, क्षेत्र और पर्वतों का विभाजन है। इसमें मुख्य रूप से ये विभाजन ऐसे होता है कि जैसे यहाँ पर ये एक पर्वत हो गया, ये इसका नाम है, इसको बोलते हैं ईश्वाकार पर्वत। क्या बोलते हैं? हाँ, इस पर्वत ने ये विभाजन कर दिए। तो एक तरफ यहाँ से, है ना, अब आपके नीचे इधर जैसे दक्षिण दिशा में यहाँ पर जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र था ना, ये जैसे ये भरत क्षेत्र था, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अब इस विभाजन के बाद में यहाँ से हम चलेंगे तो भरत क्षेत्र, एक भरत क्षेत्र जो है यहाँ पर आएगा, फिर इसके बाद में पर्वत आएगा, फिर दूसरा क्षेत्र आएगा, फिर पर्वत आएगा, फिर दूसरा क्षेत्र आएगा। इस तरह से हम विदेह पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और फिर विदेह के आगे जैसी व्यवस्था यहाँ बताई थी ऊपर उत्तर की ओर, ये पूरी व्यवस्था यहाँ से चलेगी, यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ये एक तरफ की ये व्यवस्था हो जाएगी, ऐसे ही दूसरी तरफ की ये व्यवस्था हो जाती है ना। तो समझना यह है कि ये ईश्वाकार पर्वत ये होते हैं जिनके माध्यम से, दिख रहा है ना, ये ईश्वाकार पर्वत जिनके माध्यम से ये धातकी खंड द्वीप में 2 पार्ट, 2 विभाजन हो गए। तो एक तरफ ये सुमेरु हो गया, दूसरी तरफ ये सुमेरु हो गया, एक पूर्व दिशा में और एक पश्चिम दिशा में। ठीक यही स्थिति यहाँ पर भी होती है। पुष्करार द्वीप में भी इसी तरीके के ये ईश्वाकार पर्वत होंगे और इनसे ये 2 पार्ट इसके हो जाएंगे और पूरा भरत आज से लेकर के ऐरावत क्षेत्र तक यहाँ तक, और यहाँ से भी भरत क्षेत्र से लेकर ऐरावत क्षेत्र तक ये पूरा विस्तार यहाँ पर भी ऐसे ही, है ना। एक क्षेत्र फिर पर्वत, फिर क्षेत्र, फिर पर्वत, क्षेत्र, पर्वत, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो सभी चीज़ें यहाँ पर दूनी हो गई हैं, दूने दूने विस्तार के साथ में, बस आपको यही जानना था। और जो आगे पुष्करार्ध द्वीप का वर्णन आएगा तो उसमें भी जो वर्णन है जैसा धातकी खंड द्वीप में वैसा ही पुष्करार्ध द्वीप में होता है, क्योंकि पुष्कर का आधा ही द्वीप हमने लिया है ना। तो उसका विस्तार जो है वो आधा ही हमने लिया है, तो उस आधे विस्तार में जो भी चीज़ें हैं वो धातकी खंड के बराबर ही बैठ जाती हैं, इस तरीके से जानना। तो अब आपको ये ज्ञान में आने के बाद में धातकी खंड द्वीप में जो कुछ भी है वह सब एक तरह से दूना दूना बता दिया गया है, और वहाँ पर जो भी विस्तार है पर्वत आदि का वो भी शास्त्रों के अनुसार, है ना, उसको भी आप दूना दूना समझ सकते हो, और उनकी संख्या तो दूनी दूनी है ही है। इस तरीके से ये द्विर्धातकी खंड पुष्करार्धे च, जो यहाँ पर इतना कह करके छोड़ दिया कि पुष्करार्धे च माने पुष्करार्ध द्वीप में भी च माने वैसी ही व्यवस्था है जैसी धातकी खंड द्वीप में है। थोड़ा बहुत कुछ 19-20 होता है। जैसे यहाँ पर जो जम्बू द्वीप में सुमेरु पर्वत है वो तो 1 लाख योजन ऊंचा है, और इधर जो सुमेरु होंगे वो थोड़े छोटे छोटे होते हैं, वो 84,000 योजन के होते हैं ऊंचाई वाले। तो इस तरह से थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन सुमेरु पर्वत तो जैसे यहाँ पर है वैसे ही वहाँ पर भी है। वहाँ पर भी भद्रशाल आदि, नंदन वन आदि, सोमनाथ आदि वन है, पांडुक वन है, शिलाएँ हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है वैसी व्यवस्था धातकी खंड द्वीप में भी रहती है। तो आपको
अब ये 2.5 द्वीप की व्यवस्था जब पूरी समझने में आ गई तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 2.5 द्वीप में भी अगर हम आपसे क्षेत्र पूछते हैं, है ना, या हम आपसे पर्वत पूछते हैं, तो आपको अब ज्ञान में आ जाना चाहिए कि वहाँ पर कितने पर्वत हैं, कितने क्षेत्र हैं, और सब में जो दूनी दूनी व्यवस्था है उसके अनुसार उन पर्वत क्षेत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये आप अपने गणित से लगा लेना, है ना। थोड़ी सी चर्चा हमें करना है। जो जम्बू द्वीप और धातकी खंड के बीच में क्या पड़ता है, लवण समुद्र, है ना। वो लवण समुद्र भी अपने आप में बहुत अच्छा विस्तार लिए हुए है, क्योंकि वो दुगने 2 लाख योजन विस्तार वाला है। यानी जम्बू द्वीप के बाहर चारों ओर गोलाई में 2 लाख योजन की मोटाई के साथ वो पूरा फैला हुआ है, और उसका विस्तार जो तल भाग पर रहता है वो 10,000 योजन का होता है। गहराई उसकी 1,000 योजन की होती है। यह हमें ऐसा लगता है कि आचार्य इस भौगोलिक या यूं कहें लवण समुद्र की भौगोलिक स्थिति के विषय में एक मत नहीं है। राजवार्तिक में आचार्य अकलंग देव के अनुसार गहराई जो है लवण समुद्र की 1,000 योजन मानी जाती है, और वहीं श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंदी महाराज के अनुसार वह उसकी गहराई 1 लाख योजन बताई गई है ना। यानी कि वह समुद्र 1 लाख योजन यदि गहरा है तो वो कहाँ पहुँचेगा। मतलब आपको बताया था खर भाग 16,000 योजन मोटा है, फिर पंख भाग 84,000 योजन मोटा है, माने पंख भाग तक पहुँच जाएगा। समझ में आ रहा है ना, अगर ये इतनी गहराई होगी तो ये सब जो है थोड़ा सा जो भौगोलिक स्थिति में आचार्यों में जो कुछ भी मतभेद है, कम से कम इतना तो है ही है कि लवण समुद्र में अगर गहराई है तो कम से कम 1,000 योजन की गहराई तो है ही है। तो वह 1,000 योजन की गहराई का मतलब हो गया कि वह चित्रा पृथ्वी पर नहीं है, वो बज्रा पृथ्वी जो दूसरे नंबर की आएगी 1,000 योजन नीचे, वहाँ तक वहाँ पर ही जो है उसका फैलाव है। तो इस तरह से लवण समुद्र में और कालोदत समुद्र में भी इसमें सब पाताल बने हुए हैं, है ना। लवण समुद्र में क्या बने हुए हैं, पाताल बने हुए हैं, बड़े बड़े, कुछ महापाताल कहलाते हैं, कुछ क्षुद्र पाताल कहलाते हैं, है ना। तो ये बड़ी बड़ी गहराई वाले इसमें 4 तो बड़े पाताल हैं लवण समुद्र में, और क्षुद्र पातालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा बताई जाती है? मतलब वह क्षुद्र पाताल कई लाखों की संख्या में समझ लो। इस तरह के वह पाताल अनेक उसके अंदर बने हुए हैं। किसके अंदर, लवण समुद्र के अंदर। और उसी में कुछ आपको आगे बताएंगे जब सूत्र आएगा, तो अंतर्द्वीपज जो म्लेच्छ होते हैं उनकी व्यवस्था भी है, वो आगे बताई जाएगी। अभी मुख्य रूप से समझने की बात है कि ये जो लवण समुद्र का जल है और उसके बाद कालोदधी समुद्र का जल है ना, ये 2 समुद्र तो कर्म भूमि के अंदर आ गए 2.5 द्वीप के अंदर आने के कारण से, है ना। और जब हम इन 2.5 द्वीप के बाहर जाएंगे तो सबसे अंत में एक समुद्र आता है जो स्वयंभू रमण समुद्र आएगा, लेकिन वह स्वयंभू रमण समुद्र से पहले एक स्वयंभू रमण द्वीप आएगा। तो उस अंतिम द्वीप में भी कर्म भूमि की व्यवस्था है, और अंतिम जो समुद्र है उसमें भी कर्म भूमि की ही व्यवस्था है। तो जहां पर ये कर्म भूमि की व्यवस्था है वहां पर तो समुद्रों में जलचर जीव पाए जाते हैं। जलचर जीव का मतलब जो ये कछुए, मछली, है ना, मगरमच्छ वगैरह, ये सब जलचर जीव जो है इन समुद्रों में मिलेंगे। ये ज्ञान में रखना है कि जो बीच में जो असंख्यात द्वीप और समुद्र अब 2.5 द्वीप के बाद आएंगे, उन समुद्रों में जलचर जीव नहीं होते हैं। और इनमें भी ये विशेषता बताई गई है कि इसमें बड़े बड़े त्रियंश होते हैं। जलचर जीव भी बड़ी बड़ी अवगाहना वाले होते हैं। लवण समुद्र के जो मुख पर है ना, इसको मुहाना बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं सुना है कि नहीं? हाँ, जो मुख का स्थान होता है, किनारे का स्थान होता है, तो वहां पर मतलब जो मत्स्य मिलेंगे वो 9 योजन अवगाहना वाले भी मत्स्य हो सकते हैं। 9 योजन।
लेकिन जब हम बीच में लवण समुद्र के देखेंगे तो लवण समुद्र के बीचों बीच में उससे भी दूने 18 योजन की अवगाहना वाले मत्स्य होते हैं वहां पर। कहां पर बताया जा रहा है ये? लवण समुद्र में। कालोदधी समुद्र में देखेंगे तो मुहाने पर 18 योजन की अवगाहना वाले मत्स्य मिलेंगे, और जब अंदर देखेंगे तो बीचों बीच में 36 योजन उससे दोगुने अवगाहना वाले मत्स्य होंगे। मतलब इतने बड़े बड़े मत्स्य होते हैं। और फिर जब अंतिम स्वयंभूरमण समुद्र पर जाते हैं तो वहां पर किनारों पर तो मिलेंगे 500 योजन की अवगाहना वाले मत्स्य, और जो मध्य भाग में होते हैं वो होते हैं 1000 योजन की अवगाहना वाले मत्स्य, है ना। तो 1000 योजन की अवगाहना वाला जो मत्स्य बताया जाता है वो कहाँ मिलेगा? वो स्वयंभू रमण समुद्र में मिलेंगे। एक ये भी इस बात जानने की है कि किनारों पर छोटी अवगाहना वाले जीव होते हैं, मध्य भाग में बड़े बड़ी अवगाहना वाले भी होते हैं, है ना। बड़ी बड़ी मछलियाँ, बड़े बड़े मगरमच्छ कहाँ मिलेंगे? वो किनारों पे नहीं रहते हैं, वो बीचों बीच में रहते हैं। ये व्यवस्था यहाँ पर भी वैसी ही है ना। तो इस तरह से ये समुद्रों में बड़ी अद्भुत व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, और इन समुद्रों में भी ये जलचर जीव आदि हैं, ये सब कर्म भूमि के ही जीव कहलाएंगे। और इनके भी जो है एक तरह से अगर गुणस्थान वगैरह देखे जाएं तो इनके भी 5वें गुणस्थान तक होने की पूरी इनकी संभावनाएं भी बनी रहती हैं। यही वो जलचर जीव होते हैं, तिर्यंश होते हैं, जो 5वें गुणस्थान तक को भी प्राप्त करते हैं, है ना। स्वयंभू रमण समुद्र में भी, और इधर धातकी खंड और कालोदधी आदि समुद्रों में भी। इसीलिए 2.5 द्वीप 2 समुद्र, है ना, ये कर्म भूमि के अंतर्गत ही माने जाते हैं। तो आपको इस 2.5 द्वीप के विस्तार में ये सब चीज़ें जान करके आपको ये जान लेना है कि जो हमने जैसे काल की व्यवस्था बताई, तो अगर हम जम्बू द्वीप के बाहर भी अगर हम काल समझने की कोशिश करें तो वो भी हमें समझ लेना चाहिए, है ना। अगर आपसे पूछा जाए 2.5 द्वीप के बाहर जो द्वीप और समुद्र हैं उनमें कौन सा काल चलता है, कौन सा काल चलता है? तो उनमें हमेशा जगन्य भोग भूमि की व्यवस्था है। तो कौन सा काल हुआ? सुखमा दुखमा काल हुआ, है ना। ये कब तक चलेगा? जब तक कि अंतिम जो द्वीप आता है उस द्वीप का भी जो है कुछ मध्य भाग हो जाता है एक स्वयंप्रभ नाम के पर्वत से। जैसे इधर मानसोत्तर पर्वत से 2.5 द्वीप अलग हो गया, ऐसे ही असंख्यात द्वीप समुद्रों को क्रॉस करने के बाद एक स्वयंप्रभ नाम का पर्वत, वो स्वयंभू रमण द्वीप में ही होगा। तो उस पर्वत के माध्यम से जो स्वयंभू रमण द्वीप का जो हिस्सा मानसोत्तर पर्वत की तरफ रह गया उसमें तो भोग भूमि होगी, और जो हिस्सा उसके उस ओर हो गया परली ओर, है ना, तो उसमें क्या होगा? वो भोग कर्म भूमि होगी। और उसके आगे जो स्वयंभू रमण समुद्र है उसमें भी कर्म भूमि होती है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि कौन से समुद्रों में, है ना, कर्म भूमि की व्यवस्था है, तो आप क्या बताओगे? कौन कौन से समुद्रों में? लवण समुद्र में, कालोदधी समुद्र में और स्वयंभू रमण समुद्र में। ठीक है। तो इस तरह से ये व्यवस्थाओं को जान करके जो वहां पर व्यवस्थाएं बनी रहती हैं उन्हें आप यहां बैठे बैठे भी जान सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में जितने भी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं वहां पर केवल जगन्य भोग भूमि जैसी व्यवस्था होती है, और वहां पर उन भोग भूमियों में जो होते हैं वो मनुष्य नहीं होते हैं, वहां केवल तिर्यंश ही होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मनुष्यों का तो काम 2.5 द्वीप तक ही है, इसके आगे नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है? तो इसी को बताने के लिए आगे का सूत्र आ रहा है, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः। हाँ, मानुषोत्तर पर्वत से पहले पहले ही मनुष्य होते हैं, है ना। अब ये मानुषोत्तर पर्वत कहाँ है? तो जो आपको 2.5 द्वीप बताया था वो 2.5 द्वीप का मतलब क्या है? एक तो पूरा द्वीप हो गया जम्बू द्वीप, दूसरा हो गया धातकी खंड, और तीसरा तो द्वीप का नाम है पुष्कर द्वीप। ठीक है ना। उस पुष्कर द्वीप का आधा पोर्शन हम लेते हैं 2.5 द्वीप होने के कारण से। तो वो पुष्कर द्वीप को आधा बनाने वाला जो
पर्वत होता है उसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। माने द्वीप के बीचों बीच में वह मानुषोत्तर पर्वत है, जिसके पहले पहले ही मनुष्य होंगे, उसके आगे मनुष्यों का इस सद्भाव नहीं होगा। तो उस मानुषोत्तर पर्वत की ये संज्ञा सार्थक है। मानुष इसके उत्तर माने आगे नहीं जा सकते, इसलिए इसका नाम क्या है? मानुषोत्तर पर्वत। ठीक है ना। इसी पर्वत के कारण से इस द्वीप का आधा भाग हुआ है, और इसके कारण से ही इसका विस्तार जो है वो आधा ही कर्म भूमि में आता है, आधा भोग भूमि में चला जाता है। हाँ? जैसी व्यवस्था ये बताई वैसी ही आप अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप में जानना, वहां स्वयं प्रभ पर्वत के कारण से उसका आधा भाग होता है। तो ये 2.5 द्वीप में जो मनुष्य हैं, उन मनुष्यों के लिए ही 2.5 द्वीप के अंदर ही उनका आवागमन, उनका रहना, और इन्हीं स्थानों से उन्हें केवल ज्ञान और मोक्ष आदि की प्राप्ति होना ये निश्चित हो जाता है। 2.5 द्वीप के बाहर किसी को केवल ज्ञान नहीं होता, किसी को मोक्ष नहीं होता। 2.5 द्वीप के बाहर से मोक्ष जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। और जो ऊपर मोक्ष जाने के बाद में सीधा जो ऊपर स्थान है सिद्ध शिला का, वह सिद्ध शिला वैसे तो अपनी बहुत दूरी तक फैली हुई है, लेकिन वास्तव में जो सिद्ध लोक कहलाता है वो सिद्ध लोक केवल उतना ही होता है जितना 2.5 द्वीप का विस्तार होता है। आ रहा समझ में? जितना बड़ा 2.5 द्वीप हो गया उतना ही में ही ऊपर सिद्ध लोक होगा, उतने में ही सिद्ध होंगे, अनंत सिद्ध उसी में समा रहे होंगे। इस 2.5 द्वीप का जो विस्तार है ये 45 लाख योजन का बनता है। बन जाएगा? कैसे बनेगा? थोड़ा सा वो भी आपको बता ही देते हैं, है ना। ये ही 45 लाख योजन का विस्तार ऊपर तक आपके काम आएगा, जो इसी के ठीक ऊपर इसी तरह की गोलाई में ही बस 2.5 द्वीप के अंदर अंदर ही सिद्ध भगवान होंगे। तो देखो ये जम्बू द्वीप था, इसका आपको विस्तार बताया था 1 लाख योजन का। ये पूरा विस्तार का मतलब है यहां से लेके यहां तक ये विस्तार कहलाएगा, है ना। ये पूरा विस्तार अंदर का डायमीटर। अगर हम इसको सेंटर से देखेंगे तो ये आधा हो जाएगा, आधा इधर और आधा इधर हो जाएगा। ठीक है। जम्बू द्वीप के आगे लवण समुद्र का विस्तार आपको इसका दूना बताया 2 लाख योजन का। तो ये डिस्टेंस जो है ये 2 लाख की है। समझ में आ रहा है? ये 2 लाख है चारों ओर। यहां पर भी 2 लाख है, यहां पर भी अगर डिस्टेंस देखेंगे ये इसकी चौड़ाई ये भी 2 लाख है, इधर भी ये क्या है पूरा, ये सब जगह 2 लाख का विस्तार, इसका नाम है दूना। ठीक है ना। तो ये 2 हो गया इधर। जब हम इधर चलेंगे आगे तो ये लवण समुद्र हो जाएगा, इसका विस्तार इधर 4, इधर भी इसका विस्तार कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना। फिर जब हम इधर चलेंगे कालोदधी समुद्र में, इसका विस्तार हो गया दूना 8। और इसके भी आगे जब हम चलेंगे पुष्करार्ध द्वीप में, तो पुष्कर का तो विस्तार होता है 16, लेकिन हमने आधा द्वीप लिया है। ये पूरा ये समझ लो ये पर्वत बना दिया हमने। ये क्या बन गया? ये पर्वत। तो इस पर्वत के कारण से इसका विस्तार भी 8 का ही रह गया। 8 उधर चला गया, 8 इधर रह गया। ठीक है ना। अब इसको काउंट करो, 8 8 16, 4 20 और 2 22 और आधा 22.5। ठीक है ना। 22.5 इधर हो गया और 22.5 ही इधर हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 45 लाख योजन हो गया। आगे समझ में? ये 45 लाख योजन का पूरा 2.5 द्वीप का ये विस्तार कहलाएगा। हाँ, यही 45 लाख योजन के बराबर ऊपर सिद्ध लोक होता है, जहां पर सिद्ध भगवान होते हैं। इसके बाहर जो अब असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, वो सिद्ध शिला पर भी खाली पड़ा होगा, वहां कोई स्थान नहीं है, सिर्फ सिद्ध लोकों का स्थान, क्योंकि यहीं से सिद्ध होंगे। यहाँ के भी मनुष्य हैं, पुष्करार द्वीप के मनुष्य, इन भरत आदि क्षेत्रों में, विदेह आदि क्षेत्रों में रहने वाले, वो भी सिद्ध हो रहे हैं। और समुद्रों से भी सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग होते हैं, देवलोग आकर के उनको समुद्रों में कहीं ना कहीं डाल देते हैं, तो भी वो सिद्ध हो जाते हैं। तो वो सभी समुद्रों से और द्वीपों से इस तरह से जो है 45 लाख योजन की सीमा के अंदर ही
सिद्धों का बनना और मनुष्यों का रहना होता है। इसलिए इस पर्वत को मानुषोत्तर पर्वत कहा जाता है, जो ये पूरी सीमा बना देता है। इसके अब इधर परली ओर जो भी हैं ये भोग भूमियाँ, जिनमें केवल त्रियंश होंगे और जो समुद्र वगैरह होंगे उनमें स्वच्छ जल होगा, कोई भी जल का एक जीव वगैरह वहाँ नहीं होंगे। इस तरह की व्यवस्था को आपको जान करके आगे की जो कुछ थोड़ी सी जानकारी रह गई है वो आपको बाद में बता दी जाएगी। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।